नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां राजौरी गार्डन में हिंदू मोर्चा ने महर्षि वाल्मीकि पूजन का आयोजन किया। इसमें हिंदू मोर्चा के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और कई राज्यों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सचिव भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आचार्य उमेश गिरी भी उपस्थित रहे। साथ ही तमिलनाडु से आए हुए पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसमें नारी शक्ति का भी सम्मान किया गया, जहां लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाती है और लड़कियों को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सफल बनाया जाता है। हिंदू मोर्चा की यह अच्छी पहल है और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए महर्षि वाल्मीकि का पूजन किया गया। देखिए कि बहुत अच्छा प्रयास है दीपक मलिक जी का। ये अपना हिंदू मोर्चा का जो गठन किया है, इसकी आज समाज को और पूरे देश को आवश्यकता है। देश किस तरफ जा रहा है हम समझ रहे हैं। जात पात में हम लोग बटे हुए हैं। इस संगठन का उद्देश्य यही है कि मैं ना जाट हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं बनिया हूँ। हम सभी एक हिंदू हैं, वो सनातनी हैं। उसी एम को लेकर के, सनातनी और हिंदू के एम के को लेकर के चलना इस संगठन का उद्देश्य है। और इसमें मैं कार्यक्रम में अभी कार्यक्रम चल रहा था, उसमें देखा मैंने महिला शक्ति बहुत संख्या में आई हुई थी। तो एक ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि जहाँ जिस भी उद्देश्य पर महिला शक्ति लगी है, वो काम हमेशा बहुत आगे बढ़ा है। देखिए कि बहुत अच्छा प्रयास है दीपक मलिक जी का। ये अपना हिंदू मोर्चा का जो गठन किया है, इसकी आज समाज को और पूरे देश को आवश्यकता है। देश किस तरफ जा रहा है हम समझ रहे हैं। जात पात में हम लोग बटे हुए हैं। इस संगठन का उद्देश्य यही है कि मैं ना जाट हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं बनिया हूँ। हम सभी एक हिंदू हैं, वो सनातनी हैं। उसी एम को लेकर के, सनातनी और हिंदू के एम के को लेकर के चलना इस संगठन का उद्देश्य है। और इसमें मैं कार्यक्रम में अभी कार्यक्रम चल रहा था, उसमें देखा मैंने महिला शक्ति बहुत संख्या में आई हुई थी। तो एक ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि जहाँ जिस भी उद्देश्य पर देखिए, सोशल मीडिया का एक अच्छा उपयोग भी है और उसका दुरुपयोग भी है। जिस प्रकार हम सब पढ़ते ही थे कि विज्ञान का अपना एक महत्व है, उसका उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। सोशल मीडिया का कितना कहाँ उसका उपयोग करना है हमको समझना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया आज वर्तमान में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बात को सब जगह तक पहुंचाने का। इस सोशल मीडिया का ही चमत्कार है कि मोबाइल के माध्यम से आप सब बाइट्स ले रहे हैं और इस बाइट्स पे सबके यूट्यूब पर चैनल होंगे। तो जब तक हम लोग सोशल मीडिया पर इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो नौजवान, हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मोबाइल का और सोशल मीडिया का एक प्रयोग लिमिटेड होना चाहिए। उससे अधिक जाएंगे तो खतरे की घंटी बजेगी। ज़्यादा चीनी खाएंगे तो शुगर। हिंदू मोर्चा का आज आप मान सकते हैं कि दिल्ली के संगठन को मजबूत बनाने के लिए विस्तार हेतु एक बहुत सुंदर संगठनात्मक और विस्तार की दृष्टि से उसके दृढ़ीकरण के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। और उस कार्यक्रम में विशेष तौर पर जो उसके अध्यक्ष हैं दीपक जी ने मेरे से आग्रह किया और उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मैं इस कार्यक्रम के अंदर आया। मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। करीब 94 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख बताई गई है। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से तस्करी कर प्रयागराज ले जाया जा रहा था ये गांजा, और गांजा पिकअप के ट्रॉली में रखकर 3 तस्करों के द्वारा उड़ीसा से सोनभद्र के रास्ते ले जाया जा रहा था। आपको ये बता दें कि राजगढ़ थाना की पुलिस के साथ साथ एसओजी स्वाट सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई को सफलता मिली है। इस बीच पुलिस के अपर अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता करते हुए पूरी घटना का खुलासा किया है। ये राजगढ़ पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय एक गांजा तस्कर पकड़े गए हैं, जिसमें कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से करीबन 20 लाख कीमत की कुल 94 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इन अभियुक्तों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए। रायबरेली में एक दिन पहले जारी हुए यूपी पीसीएस के रिजल्ट को लेकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार चलाई जा रही है, जो प्रतिभा का सम्मान करती है। योगी सरकार में क्लर्क से लेकर पीसीएस तक ईमानदारी से भर्ती हो रही है, जिसका परिणाम है कि हाल ही में पीसीएस रिजल्ट में अभ्यर्थियों को उनकी मेहनत का फल मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार में मंत्री के रजिस्टर में लिखे नामों का चयन होता था, भले ही उन्होंने 5 नंबर हासिल किए हों। दरअसल दिनेश प्रताप सिंह शहर में उद्यान पार्क में आयोजित किए गए बसंतोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। तो उत्सव शहर के लोगों के द्वारा एक किया गया कार्यक्रम है।
हम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं बसंतोत्सव में या बसंत के आने पर या सब ऋतुओं में बसंत ऋतु हमारे लिए उत्साहवर्धन के लिए होता है। और इस ऋतु में सकारात्मक ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। तो जिन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भाई राकेश गुप्ता जी को, भाई राम खिलावन बारी जी को और कई लोगों ने मिल करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे रायबरेली शहर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह। और मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित राष्ट्रवादी मुस्लिम पासमानदा समाज के कार्यकर्ताओं ने विद्यांचल क्षेत्र के कंतित में भ्रमण किया है और मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया गया है और इस दौरान समाज के तमाम लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। बता दें आपको कि जिस मकान में लोग रह रहे थे वहां मोदी सरकार की देन बताया गया है और घर में जल रहा गैस का चूल्हा भी मोदी के द्वारा मिला है और ऐसी तमाम उपलब्धियों को गिनाया गया और लोगों से बातचीत की गई। सोच के ये ज्वाइन किए हैं कि ये गवर्नमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट हम लोगों को जो कि सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इस समय दे रही, जिसे आम नागरिक को मिल रहा है वैसे हम लोगों को भी मिल रहा है और आगे उम्मीद है कि मिलेगी भी, इसलिए इस पार्टी से हम लोग जुड़ रहे हैं। तो जैसे कि आप अभी घर घर योजना जो चल रहा है तो आप लोग को भी मिल रहा है, इसमें सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? जी जी, क्या सबका साथ सबका विकास। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी के आह्वान पर घर घर चलो गांव गांव चलो अभियान के तहत राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज का कार्यक्रम लगा हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों का कार्य घर घर गांव गांव जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है। जितनी और अब आगरा की ओर रुख करेंगे, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आगरा जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने जिला कारागार की 15 से अधिक बैरक और अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिला जेल में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बैरक समेत अस्पताल का निरीक्षण किया है और आगरा की जिला जेल में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। हरिपर्वत एसीपी मयंक तिवारी के नेतृत्व में हुए इस औचक निरीक्षण में 15 से अधिक बैरक अस्पताल की जांच की गई है। इस दौरान संदिग्ध कैदियों की भी पुलिस ने तलाशी ली और औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद माफियाओं को मिलने वाली सुख सुविधाओं का पता लगाना था। इस मामले में एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि शासन की तरफ से जेल में औचक निरीक्षण की कार्रवाई की गई है। आदरणीय पुलिस आयुक्त महोदय और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में मैं सिटी मजिस्ट्रेट आगरा आनंद कुमार सिंह और एसीपी हरिपर्वत मयंक तिवारी जी ने यहाँ निरीक्षण किया। 2883 कैदी हैं कुल और हम लोगों ने चिकित्सालय का, मेस का और बैरकों का सघन तलाशी ली और कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। ये डीजी साहब और शासन के मंशानुरूप सीपी साहब और डीएम साहब के आदेशानुसार आज यहाँ पे औचक निरीक्षण डिस्ट्रिक्ट जेल में किया गया। देखिए, इसकी मेन मंशा शासन की ये थी कि किसी प्रकार के जो अपराधी हैं उनके पास कुछ भी संदिग्ध वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ उनके पास ना हो पाए और अपराधियों के ऊपर लगातार सख्ती बढ़ती जाए ताकि यूपी में अपराध कम हो सके। उसी के अनुसार यहाँ पे निरीक्षण किया गया। तकरीबन 12 से 15 बैरकों का निरीक्षण किया गया। उसके बाद चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और किचन का भी निरीक्षण किया गया। तो कोई भी ऐसी संदिग्ध। और राजधानी दिल्ली में होने वाले 2024 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों के खिलाफ राष्ट्र निर्माण पार्टी एक सशक्त विकल्प के रूप में भाग लेने के लिए तैयारी कर रही है। ये घोषणा आज दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एक संगोष्ठी के दौरान प्रेस वार्ता करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार, रिटायर्ड आईपीएस, ने की है। बता दें आपको कि देश के अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, ये मार्गदर्शन लेकर ये पार्टी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। कहा गया है कि जबकि अधिकांश राजनेता और पार्टियां अपना या अपनों के विकास में लगे हुए हैं, लेकिन हम दूसरों का विकास करेंगे। राष्ट्र निर्माण पार्टी के माध्यम से हम बहुत सारे सेवा प्रकल्पों को लेकर के चल रहे हैं। उसमें हम यूथ को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी आप हमारे कार्यक्रम को देख भी रहे होंगे कि हमें समाज को एक सही दिशा देनी है, हमारे युवाओं को नशा मुक्त करना है। आज के समय में देखते हैं कि हमारे 16 साल के, 18 साल के या 20 साल के जो युवा हैं
वे भी नशे की गिरफ्त में आ गई हैं। और हम अपनी बहनों को जब देखते हैं या रास्तों से निकलते हैं तो रास्ते में हमारी बहनें खड़े होकर के सिगरेट पीती हैं और छल्ले बना करके उड़ा रही होती हैं, तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है। इससे प्रतीत होता है कि हमारा राष्ट्र गर्त में जा रहा है। लोग होते हैं जिनके दांत में दर्द होता है, लेकिन दांत के डॉक्टर के पास जाने में उसकी फीस ही इतनी होती है, एक दांत का इलाज करवाने में भी उनके 7,000 10,000 रुपये तक लग जाते हैं। छोटे से छोटे उसको दिखाने के लिए ही पैसा इतना लग जाता है कि फीस का पर्चा तक नहीं वो पे कर सकते। तो इसलिए इस कैंप के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जितने भी जिनके पास साधनों की कमी है वो इस आधार पर यहाँ पर आएँ, कैंप में आएँ, और ये निःशुल्क उनके लिए है और उनको कुछ खर्चा नहीं करना, और इससे उनकी बीमारियां दूर होंगी। जितने लोग स्वस्थ होंगे उतना ही समाज। और देश की अलग अलग पार्टी नेताओं को क्या अपनी वास्तविक डिग्री जनता के सामने रखनी होगी? आपको ये सुनकर बेहद हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दें कि देश के बदलते सियासी दौर में अब शैक्षणिक योग्यता का भी प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है और एक दूसरे पर आरोप पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में डिग्री दिखाओ कैंपेन की शुरुआत की गई है। इसके तहत आम आदमी पार्टी के नेता देश के सामने अपनी असली शैक्षणिक योग्यता यानी कि अपनी डिग्रियों को रखेंगे और आम आदमी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी समेत देश की बाकी पार्टियों के नेताओं से भी यही अपील की गई है कि वो देश के सामने अपनी डिग्री रखें। इसी कारण से एक प्रेस वार्ता की गई है जिसमें आतिशी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए डिग्री के बारे में और क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। में शुरुआत मैं कर रही हूं अपनी 3 डिग्रियां दिखाने से। मैंने अपनी पहली डिग्री बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। ये मेरी बीए की डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी है जो मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूँ कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2001 से मैंने पास आउट किया। ये मेरी डिग्री है, ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। ये उसकी डिग्री है, ये ओरिजिनल डिग्री है। उसके बाद मैंने एक दूसरी मास्टर्स डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन में। ये उसकी डिग्री है। आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के तहत मैंने अपनी 3 डिग्रियां दिल्ली यूनिवर्सिटी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी हैं। और आज इस डिग्री दिखाओ कैंपेन के माध्यम से मैं इस देश के सभी नेताओं से अपील करना चाहती हूं कि वे भी अपनी डिग्रियां दिखाएं कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है। और मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करूंगी कि उनके नेता, खास करके उनके वरिष्ठ नेता, अगर उनके पास डिग्रियां हैं तो वह जरूर वो डिग्रियां लेकर देश के सामने आए। मैं तो ये सोचती हूं कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, तो अगर आज कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा या मेरे कॉलेज सेंट स्टीफेंस कॉलेज जहां से मैंने पढ़ाई की वो वहां पे जाएगा, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज वाले और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले उनको बहुत गर्व से बताएंगे कि जी आतिशी ने यहाँ से पढ़ाई की, वो आज दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं। तो मेरे कॉलेज, मेरे यूनिवर्सिटी वालों को इस बात पे गर्व होगा। इसी तरह से अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे देश के इतने इतने बड़े बड़े नेता पढ़ के निकले। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी वहां से पढ़े, शंकर दयाल शर्मा जी वहां से पढ़े। अगर कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो बहुत गर्व से बताएंगे कि जी चंद्रशेखर जी यहाँ के पास आउट हैं, शंकर दयाल शर्मा जी यहाँ के पास आउट हैं। तो मुझे इस बात पे थोड़ा अचंभा होता है कि अगर गुजरात यूनिवर्सिटी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करी है, तो वो डिग्री ना दिखाने के लिए वो विश्वविद्यालय कोर्ट क्यों जा रहा है? क्या उनको गर्व नहीं है
कि उनकी यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ा लिखा छात्र आज देश का प्रधानमंत्री बन गया है। ये कई जगह से कंप्लेंट आ रही थी कि किताबों को और यूनिफॉर्म को लेके दिल्ली सरकार के निर्देशों के खिलाफ जाते हुए कई स्कूल पेरेंट्स पे दबाव बना रहे हैं। कल ही मैंने दिल्ली के शिक्षा निदेशालय को ये आदेश दिए हैं कि जिन जिन स्कूलों से ऐसी शिकायत आती है वहां पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम कल या परसों में इसकी गाइडलाइंस निकालेंगे, कंप्लेंट्स के लिए एक फोन नंबर या ईमेल एड्रेस जारी करेंगे और जिन जिन स्कूलों से लगातार ये शिकायतें आती रहें उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यहां तक कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उन स्कूलों की मान्यता भी रद्द कर सकते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगी कि आप आइए ना, हम तो बार बार आपसे कहते हैं कि आप आइए, हमारे स्कूलों में आइए, आप आइए, हमें अपने राज्यों के स्कूलों में लेके जाइए। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कहां पर कैसी पढ़ाई हो रही है। देखिए, हमने तो जब से हमारी सरकार आई है हमने बिना छुपाए इस बात को सामने रखा है कि बहुत सारे बच्चे 6ठी 7वीं तक पहुंच जाते थे और उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। हम तो पहले दिन से बच्चों की फाउंडेशन स्किल्स इंप्रूव करने में, उनके लर्निंग गैप को रिड्यूस करने में सामने आए हैं। हमने कभी भी अपने नतीजों को नहीं छुपाया है। आज भी अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हम उनको एक्स्ट्रा कोचिंग देंगे, जिन सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाए हैं हम उन्हें पढ़ाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि उन बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। तो एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर भी होगा हम उसे कुछ रास्ता देंगे आगे बढ़ने का, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो स्कूलों को डिमोलिश करके वहां पे अपना पार्टी ऑफिस बनाने का सोचती है। तो कौन शिक्षा के हित में है और कौन शिक्षा के खिलाफ है, ये तो जग जाहिर है। देखिए, मुझे इस बात को लेकर दुख है कि जो IITs ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक ब्रांड है, जहां के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां उस ब्रांड को देखकर रिक्रूट करती हैं, जिस ब्रांड के आधार पर आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के भारतीय लोग CEO बने हुए हैं, आज उस IIT पर ही हमारे उपराज्यपाल महोदय सवाल उठा रहे हैं। देखिए, समस्या क्या है कि जिनको अपनी डिग्रियां छुपानी है उनको औरों की डिग्रियों पे तो सवाल उठाने ही पड़ेंगे। मैं तो उपराज्यपाल महोदय से भी आग्रह करूंगी वो भी हमारी डिग्री दिखाओ कैंपेन का हिस्सा बने, वो भी अपनी डिग्री दिखाएं और वो आग्रह करें भारतीय जनता पार्टी के भी और नेताओं से कि वो भी अपनी डिग्री दिखाएं। पूरे देश को, पूरी दिल्ली को, सब लोगों को पता तो चले कि आखिरकार जो लोग दिल्ली के लिए, जो लोग देश के लिए निर्णय ले रहे हैं, आखिर। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर से आमने सामने है। इस बार विवाद की वजह कामों को लेकर क्रेडिट लेना है। आपको बता दें कि वजीराबाद नाले की सफाई के दौरान उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा कि केजरीवाल सरकार का कोई मंत्री अगर उनके कामों का क्रेडिट लेना चाहता है तो ले सकता है। हम दिल्ली को एक अच्छा वातावरण और स्वच्छ यमुना देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही डिग्री विवाद पर भी उपराज्यपाल ने कहा कि डिग्री पैसा खर्च की रसीद होती है। और LG के बयान के बाद सौरभ भारद्वाज ने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करारा हमला बोला गया। और प्रूव हो गई कि कभी कभी डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं और शिक्षा वही है जो इंसान का ज्ञान दर्शाता है, व्यवहार। LG साहब को इस चीज से बचना चाहिए और हम ये आज भी नहीं करना चाहते थे, मगर क्योंकि LG साहब ने अब लोगों की डिग्रियों तक पे जो है ये कहना शुरू कर दिया कि डिग्री ही जरूरी नहीं है, तो हमें आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और मैं चाहूंगा LG साहब इसका जवाब दें और सोर्सेज से जवाब ना दें, खुद आके जवाब दें। सोर्सेज से कहलवाना तो बड़ा आसान होता है, किसी से भी कुछ भी कहलवा दो, वो सच है झूठ है कौन तय करेगा। LG साहब आए, कागजों के साथ बैठे
मैं कागजों के साथ उनके सामने सामने बैठने के लिए तैयार हूं। एलजी साहब ये साबित कर दें कि ये जो बजट की स्पीच मैं दे रहा हूं ये मैंने गलत दी है, ये जो बजट का एलोकेशन 2022 में मार्च में हुआ ये गलत हुआ है। एलजी साहब ये साबित कर दें। जो काम एलजी साहब कर रहे हैं वो गलत है और एलजी साहब को काम संविधान ने दिए। एलजी साहब को संविधान ने दिया है कि दिल्ली पुलिस की देखरेख करना एलजी साहब का काम है। दिन दहाड़े एक वकील की हत्या हो जाती है, इसको बचाना एलजी साहब का काम है। नए साल की रात को एक लड़की को निर्वस्त्र 21 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, इसको रोकना एलजी साहब का काम था। पुलिस के डीसीपी आके क्लीन चिट दे देते हैं अपराधियों को जिनके ऊपर आज अपराधी होने के लिए चार्जशीट दायर हुई है, ये रोकना एलजी साहब का काम था। दिल्ली में गैंगवॉर हो रही हैं, ये रोकना एलजी साहब का काम है। बुजुर्गों के घर में घुस के हत्याएं हो जा रही हैं, ये काम एलजी साहब का है। लेना क्रेडिट एलजी साहब, अरे काम करिए आप। नालों पे घूमना काम नहीं है, थानों में घूमना काम है एलजी साहब का। दिल्ली के अंदर 350 थाने हैं। एलजी साहब रात को 11 बजे जाके तो देखें थानों के क्या हालात हैं। कोई बेचारी महिला अपनी रिपोर्ट लिखवाने आती है तो उसको क्या सामना करना पड़ता है। एलजी साहब जाएं थानों में देखें। डीडीए काम है एलजी साहब का। आज जो दिल्ली के अंदर लाखों करोड़ों लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने के लिए मजबूर हैं, उसका जिम्मेदार डीडीए है कि डीडीए ने समय रहते रेगुलराइज डेवलपमेंट दिल्ली में नहीं की, इसलिए इरेगुलर अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हुई। आज नॉन कन्फर्मिंग जोन के अंदर जो दुकानें खुल रही हैं, जिनको कन्वर्जन चार्ज के नाम पे सील किया जा रहा है, वो डीडीए का कुकर्म है। डीडीए ने समय रहते लोकल शॉपिंग सेंटर, कमर्शियल शॉपिंग सेंटर्स नहीं खोले, इसलिए आज दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल काम होने शुरू हुए। ये डीडीए का काम था और आज एलजी साहब का काम है। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, एलजी साहब इसके लिए क्या कर रहे हैं? एलजी साहब आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें। आप कुछ अच्छा करें, हम आपकी तारीफ करें। हम कुछ अच्छा करें, आप हमारी तारीफ करें। एक दूसरे के काम का क्रेडिट छुड़ाने का जो काम है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।